हेलो स्टूडेंट, मैं आपका विजय सर। आज इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम लोग क्या कर रहे हैं, एक नया अध्याय का आरंभ कर रहे हैं। और यह हमारा कक्षा 9वीं का गणित का अध्याय नंबर 3 निर्देशांक ज्यामिति। कैसा है निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमारा क्या होता है। तो आज हम लोग बड़े बेसिक से इसको समझने वाले हैं। और उम्मीद मैं करता हूँ कि अगर आपने इन लेक्चरों को आरंभ से ठीक से देख लिया तो आप ये जान लीजिएगा कि आपके पूरे जीवन भर में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कोई भी कहीं से भी समस्या नहीं होगी, इतना हमारी गारंटी है। तो ये आप आराम से बैठे ध्यान से देखिए और आपको ये चीजें खूब अच्छे से क्या होगी, समझ में आएगी। तो चलिए फटाफट एक काम करिए भाई, इस लिंक को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और एक लाइक का बटन दबा दीजिए। और फिर हम क्या करते हैं, हम आगे आरंभ करते हैं। तो क्या है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो निर्देशांक ज्यामिति को ठीक से समझने से पहले हमें कुछ छोटी छोटी बातों का यहाँ पे क्या करना होता है, अध्ययन करना होता है। जैसे अगर हम बात करें कि संख्या रेखा पर किसी बिंदु का निर्धारण कैसे किया जाता है, तो वैसे तो आपने अध्याय एक संख्या, जो हमारा संख्या रेखा वाला अध्याय था जिसमें हम संख्या पद्धति पढ़ रहे थे, उस पे आपने एक संख्या रेखा पर किसी बिंदु का स्थान निर्धारण करने का क्या किया था, पूरा पूरा प्रयास किया था और वहां से समझने का भी प्रयास किया था। इतना ही तक नहीं, पिछले क्लासों में भी किसी संख्या रेखा पर अगर कोई बिंदु निर्धारित करना हो तो आपने बहुत अच्छे से उसके बारे में समझा हुआ। थोड़ा सा बेसिक इसका यहाँ से लेते हैं और यहाँ क्या दिया हुआ है समझिएगा। जैसे मान लीजिए कि यह हमारी एक संख्या है, तो संख्या का मध्य जहाँ पे 0 होता है इसे हम क्या कहते हैं भाई, तो इसे हम लोग कहते हैं मूल बिंदु। क्या कहते हैं, मूल बिंदु। ये आपको अच्छे से पता होगा। उसके बाद से संख्या से इधर जब बढ़ते हैं तो यह हमारा धनात्मक हो जाता है। इधर की संख्या क्या होती है, धनात्मक संख्या हो जाती है। और इसके इधर जब बढ़ते हैं तो ये संख्या हमारी क्या हो जाती है, ऋणात्मक हो जाती है। इधर के संख्या को हम क्या कहते हैं, ऋणात्मक संख्या। अब यदि मान लीजिए किसी संख्या का निर्धारण करना, फॉर एग्जाम्पल आप संख्या रेखा पर 4 को निर्धारित करिए, तो आप देखिए 4 कहाँ है, तो 0 से 4 कदम आगे बढ़िए, 1 2 3 और 4, यह बिंदु। तो यह बिंदु हमारा क्या करेगा, संख्या रेखा पर 4 का निर्धारण करेगा। आई बात समझ में। तो ये बात में आप बहुत पहले से क्या होते हैं, जानते हैं, इसमें कुछ खास नया नहीं है। तो फिर कक्षा 9 में क्या है ऐसा, तो एक्चुअल में जिस प्रक्रिया के अकॉर्डिंग आपने संख्या पर किसी अंक को निर्धारित करना सीखा था, बिल्कुल उसी प्रकार से यदि किसी तल पर अगर कोई बिंदु दिया गया है तो उस बिंदु का निर्धारण हम कैसे करें। तो अगला टॉपिक हमारा जो आता है वो है तल पर किसी बिंदु का निर्धारण। तो संख्या रेखा पे तो बड़ी सरलता से आपने देखा, एक संख्या था, उस पे नंबर थे, या आपने एक एक बराबर भागों में उसको बांट कर नंबरों को लिखकर फिर आपने क्या किया, संख्या को प्रदर्शित कर दिया। लेकिन तल पर अगर कोई पहले से ही बिंदु है तो उस बिंदु का निर्धारण हम कैसे करेंगे। जैसे यहाँ देखिए, यह हमारा एक तल है और इस पे एक बिंदु है ए, तो हमें ए की स्थिति बतानी है। तो किसी तल पर बिंदु ए की स्थिति कैसी बताई जाए, तो हमेशा ध्यान रखो, जब किसी तल पर हम किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने जाते हैं तो उस बिंदु से तल के किसी भी दो कोर या किसी भी दो सिरे, तो आप जैसे मान लीजिए यह हमारा बिंदु हो गया, इसका एक कोर यह हो गया और एक कोर यह हो गया, ठीक है, या एक भुजा यह हो गया, एक भुजा यह हो गया। तो इस बिंदु से दोनों भुजाओं पर हम क्या करेंगे, लंब गिराएंगे। तो मान लें कि हमने यहां से लंब गिराया, इस पे ऐसे एक लंब गिराया जो इस रेखा या इस कोर के समानांतर होगी। उसी प्रकार से इस बिंदु से एक लंब हम इस पे गिराएंगे, ऐसे गिरा देंगे जो यह इस रेखा के क्या होगी, समानांतर होगी। अब अगर मैं कहूं कि इस कोर को केंद्र मान लिया जाए और यहां से यहां तक की अगर दूरी आपसे कही जाए कि मान लीजिए कि 25 सेंटीमीटर है, कितना है, 25 सेंटीमीटर, और यहां से यहां तक की दूरी अगर मैं कहूं कि 45 सेंटीमीटर है, तो क्या कहोगे आप, तो कहोगे बिंदु ए की स्थिति, बिंदु ए की स्थिति नीचे से कितना दूर पे है, 45, और साइड से दूसरे साइड से कितने दूर पे है, 25 सेंटीमीटर। तो हम इसको लिखेंगे 25 कॉमा 45, 25 कॉमा 45, मतलब बिंदु ए की स्थिति केंद्र से साइड से आपका 25 सेंटीमीटर पे है और नीचे से कितना है, 45 सेंटीमीटर की दूरी पे है। समझ आ रही है बातें। तो आप देखिए कि इसमें क्या हुआ है,
इसमें ये हुआ है कि किसी भी तल पर किसी बिंदु की स्थिति का निर्धारण करने के लिए हमें कितनी लंबवत रेखाओं की जरूरत पड़ रही है? 2 लंबवत रेखाओं की जरूरत पड़ रही है। तो तल पर 2 लंबवत रेखाओं के द्वारा किसी भी बिंदु की स्थिति को हम क्या कर सकते हैं? निर्धारित कर सकते हैं। इसमें कोई भी दुविधा नहीं है। आई बात समझ में आपको? अर्थात अगर एक बिंदु की स्थिति किसी तल पर निर्धारित करना हो, दिखाना हो कि उस बिंदु की स्थिति कहाँ पे है, तो उसके लिए हमें कितने लंबवत रेखाओं की आवश्यकता पड़ेगी? 2 लंबवत रेखाओं की आवश्यकता पड़ेगी। समझ में आ रहा है? अतः हम कह सकते हैं कि जब किसी तल पर किसी बिंदु की 2 लंबवत रेखाओं के द्वारा अगर हम स्थिति निर्धारित करते हैं, तो इस अवधारणा से गणित की एक नई शाखा का निर्माण होता है या एक नई शाखा की प्राप्ति होती है, जिस शाखा को हम क्या कहते हैं? निर्देशांक ज्यामिति कहते हैं। बात समझ आई? तो निर्देशांक ज्यामिति क्या है भाई? तो अगर निर्देशांक ज्यामिति के बारे में बात करें तो अगला टॉपिक हमारा आता है निर्देशांक ज्यामिति, और कहते हैं कि यह गणित की एक प्रमुख शाखा है। तो बोलते हैं इसके बारे में कि यह गणित की एक प्रमुख शाखा है, एक प्रमुख शाखा है जिसके अंतर्गत किसी तल पर किसी दिए गए या किसी बिंदु की स्थिति दो लंबवत रेखाओं द्वारा निरूपित की जाती है। 2 लंबवत रेखाओं द्वारा निरूपित की जाती है या किया जाता है, की जाती है। ठीक, क्या कहा मैंने कि गणित की एक प्रमुख शाखा है जिसके अंतर्गत किसी तल पर किसी बिंदु की स्थिति 2 लंबवत रेखाओं द्वारा क्या की जाती है? निरूपित की जाती है। इस शाखा को ही निर्देशांक ज्यामिति या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहते हैं। ठीक, निर्देशांक ज्यामिति कहते हैं। अब एक बात आती है कि अगर यह निर्देशांक ज्यामिति है तो जाहिर सी बात है इसके कोई ना कोई जनक होंगे, कोई ना कोई पितामह जरूर होंगे। या किसने इसके बारे में, इस संदर्भ के बारे में सबसे पहले बात किया? तो हम लिखते हैं निर्देशांक ज्यामिति के जनक, निर्देशांक ज्यामिति के जनक या पितामह। और निर्देशांक ज्यामिति के जो जनक थे वो हमारे एक देश था जिसका नाम है फ्रांस। क्या नाम है भाई? फ्रांस। तो हम कहते हैं कि फ्रांसीसी गणितज्ञ जिनका नाम था आपका रेने देकार्ते। क्या नाम था भाई? रेने देकार्ते। तो रेने देकार्ते ने सर्वप्रथम 17वीं शताब्दी में, कौन सी शताब्दी में भाई? 17वीं शताब्दी में सर्वप्रथम इस बात की अवधारणा दी थी कि किसी तल पर किसी बिंदु की स्थिति हम 2 लंबवत रेखाओं के द्वारा क्या कर सकते हैं? निर्देशित कर सकते हैं या निरूपित कर सकते हैं। इसलिए रेने देकार्ते को क्या कहा जाता है? गणित का एक प्रकार का एक शाखा जिसको हम निर्देशांक ज्यामिति कह रहे हैं उसका जनक कहा जाता है। तो मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ में आ रही। अब रेने देकार्ते के बारे में एक बात समझी जाए। एक कहावत थी उस वक्त कि 17वीं शताब्दी में जो ये फ्रांसीसी सुप्रसिद्ध गणितज्ञ रेने देकार्ते थे, उनके बारे में एक स्पेशल बातें वहां पे चलती थी। जैसे आपको अगर कहा जाए कि आप लगातार बेड पे लेटे रहिए तो आपको आलसी कहा जाएगा, लेकिन रेने देकार्ते आलसी व्यक्ति तो नहीं थे, लेकिन इनका यह मानना था कि बिस्तर पे लेटे लेटे हमें सदैव ही अच्छे विचार क्या होते हैं? हमारे दिमाग में आते हैं। और एक बार की ऐसी कहानी है कि रेने देकार्ते साहब बिस्तर पे लेटे हुए थे और उस क्षण लेटे लेटे उन्होंने क्या किया कि अपने ऊपरी हिस्से जो छत होता है
उस पे एक बिंदु देखा और उस बिंदु की स्थिति कैसे निकाली जाए उसके बारे में वह लेटे लेटे उसके बारे में निष्कर्ष निकाल दिए कि अगर दो हमारे पास लंबवत रेखाएं हो तो हम दो लंबवत रेखाओं के माध्यम से बड़ी सरलता से इस बिंदु की स्थिति को क्या कर सकते हैं, निरूपित कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है आपको? तो इस तरीके से आपने देखा कि संख्या रेखा पर किसी बिंदु की स्थिति कैसे निर्धारित की गई, उसके बाद से देखा कि एक तल पर किसी बिंदु की स्थिति कैसे निर्धारित की गई, और आपने देखा कि तल पर किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने के लिए हमें सदैव ही दो लंबवत रेखाओं की क्या पड़ती है, आवश्यकता पड़ती है। और फिर आपने देखा कि निर्देशांक ज्यामिति किसे कहते हैं और उनके जनक का नाम क्या है। तो चले इतना नोट करें, उसके बाद हम अब बात करेंगे कि निर्देशांक ज्यामिति की उत्पत्ति कैसे हुई, इसके व्युत्पन्न कैसा हुआ, इसका ओरिजिन कैसे हुआ। ठीक है जी, तो पहले आप इसे समझिए, उसके बाद हम उसके अगले बात के बारे में क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। तो नोट करें। तो निर्देशांक ज्यामिति समझने के बाद और साथ में उनके जनक रेने देकार्ते के बारे में समझने के बाद अब हम यहाँ पे इस बात समझने का प्रयास करते हैं कि निर्देशांक ज्यामिति की उत्पत्ति कैसे हुई। उत्पत्ति का मतलब क्या हो भाई, कि जिन्होंने जिन्होंने मतलब कौन, रेने देकार्ते साहब ने जो कंसेप्ट कहा था कि दो लंबवत रेखाओं के द्वारा किसी भी तल पर हम किसी बिंदु की स्थिति को क्या कर सकते हैं, निर्देशित कर सकते हैं। तो आखिर किस प्रकार से हम इसको अप्लाई कर सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं। साथ में अगर आपको मैं बताऊं तो कक्षा 9 में हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का केवल इंट्रोडक्शन लेने वाले हैं। इसमें बहुत ज्यादा हम नहीं पढ़ने वाले, मतलब एडवांस लेवल नहीं पढ़ने वाले हैं, हम बहुत बेसिक बेसिक बातें पढ़ने वाले हैं। और अगले जो क्लास में हम लोग चलेंगे वहां पे इससे क्या होगा, अलग अलग या एडवांस लेवल की पढ़ाई करने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। फिलहाल यहाँ पे यह क्लास में आपका कक्षा 9 में पूरा बेसिक है, तो हम लोग बेसिक कंसेप्ट समझने वाले हैं। कैसा है, बड़ा शानदार है। तो अब इसकी ओरिजिन समझने के लिए हम क्या करते हैं, एक सीटिंग प्लान ले लेते हैं। हम कहते हैं कि मान लें किसी स्कूल का यह एक फील्ड है और इस फील्ड में कुछ इस प्रकार से बच्चे क्या है, व्यवस्थित है, बैठे हुए हैं, ए बी सी और डी, इस तरीके से हमारे बच्चे बैठे हुए हैं। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखिए तो इस फील्ड में कुछ हमारे कॉलम बने हुए हैं और कुछ हमारे क्या बने हुए हैं, आपका रो बने हुए हैं। जो ऐसे दिखाई दे रहे हैं यह कॉलम, यह कॉलम संख्या है, और जो ऐसे हमारे दिखाई दे रहे हैं ये हमारी क्या है, यह एक प्रकार की रो है। कॉलम को हम क्या कहते हैं, स्तंभ कहते हैं हिंदी में। अब रो को हम क्या कहते हैं, पंक्ति कहते हैं। तो हमारी ये सारी पंक्तियां हैं और ये सारे हमारे क्या है, कॉलम। ठीक है जी। तो अब देखो यहाँ पे चार बिंदु दिया है, तो चारों बिंदु का हम स्थिति कैसे निर्धारित करें। तो यहाँ पहले ही ध्यान से देखोगे, अगर कोई भी एक कोना पकड़ो, तो मान लिया कि हम सपोजेट यहाँ से हम यह कोना पकड़ के बात कर रहे हैं, तो अगर इसकी निर्धारित करनी हो तो मैंने आपसे क्या कहा था कि इससे लंबवत रेखा, तो इस बिंदु पे लंबवत रेखा ये जा रही है। तो आप कितना चल रहे हो आगे भाई, तो एक दो तीन, तीन कॉलम चल रहे हो। तो यहाँ पे आ गया हमारा क्या, ये आ गया तीन। ठीक है। उसके बाद से अगर हम अब इधर से तो लंबवत गिर गया, अब इधर से कितना होगा भाई, तो आप क्या करो, इधर से आपने क्या काउंट किया, कॉलम को, इधर से काउंट करिए आप रो को। तो एक दो तीन चार, ये आ गया 3,4। याद रखना कि मैं शुरू वालों को भी ले रहा हूँ क्योंकि कॉलम की संख्या है, मूल तो हमारा क्या है, यह है ना, ये बार बार स्ट्रक्चर है। तो हम पूरा कॉलम काउंट कर रहे हैं, आप पूरा क्या कर रहे हैं, रो भी काउंट कर रहे हैं। अब उसी प्रकार से अगर बी की स्थिति देखनी हो तो बी को देखो, तो आप यहाँ से क्या देखोगे, लंबवत रेखा, तो यह लंबवत रेखा के कितने इस पे आपको कॉलम दिखेंगे, कॉलम दिखाई देंगे, एक दो तीन चार। तो ये तो हो गया चार कॉमा, और रो कितने दिखाई देंगे भाई, तो रो को अगर ध्यान से देखो तो एक दो तीन, तो हमारे रो कितने दिखाई दे रहे हैं, तीन। तो ये हो गया 4,3। वैसे ही अगर सी के बारे में बात किया जाए तो हमें कितना दिखाई दे रहा है, एक दो, तो ये हो गया दो, और रो कितना दिखाई दे रहा है, यहाँ पे एक दिखाई दे रहा है, तो ये हो गया हमारा एक। ठीक है। वैसे डी के बारे में बात करें तो यहाँ से लंबवत देखो कितना जाएगा, एक दो तीन, तो ये हमारा हो गया तीन, तो ये हो गया तीन। और आगे कितना चल रहा है, तो आगे केवल एक है, नहीं थोड़ा ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपका हो जाएगा, ये होगा 2,2, सॉरी, ये कितना होगा 2,2, और ये हो जाएगा 3,1। इस तरीके से हमारा क्या हो जाएगा, इस फील्ड में बैठे हुए बच्चों की स्थिति निर्धारित हो जाएगी। इसका मतलब हुआ कि अगर आप इसके बारे में बात कर रहे हो तो यह हमारा क्या है, यह हमारा होता है सारा ये आपका रो है, और ये सारे क्या है आपके कॉलम है।
ठीक है जी। तो आप अगर बात करोगे कि यह कहाँ पे व्यवस्थित है, तो 1 2 3, मतलब यह है तीसरे कॉलम में। कहाँ पे है? तीसरे कॉलम में। और रो क्या कौन सा है इसके? तो रो है हमारे, ध्यान से देखना, 1 2 3 4, चौथे रो में। तो यह तीसरे कॉलम और चौथे रो में हमारा बच्चा ए क्या है? व्यवस्थित है। इसी प्रकार से बी जो है वो हमारा क्या है भाई? तो जो हमारा बी है वो चौथे कॉलम में और तीसरे रो में व्यवस्थित है। उसी प्रकार से सी जो है दूसरे कॉलम और दूसरे रो में व्यवस्थित है। और डी जो हमारा है वह तीसरे कॉलम और पहले रो में क्या है? व्यवस्थित है। क्लियर है? समझ में आ रही बात है? तो इस तरीके से हम निरसांक ज्यामिति के बारे में क्या कर पाते हैं? समझ पाते हैं। अब रेने देकार्ते साहब ने जो यह बात बोली थी कि किसी तल पर किसी बिंदु की स्थिति दो लंबवत रेखाओं के द्वारा निरूपित किया जाता है, एक्चुअल में यह उनके सम्मान में, रेने देकार्ते साहब के सम्मान में जो एक प्रकार का उन्होंने सिस्टम जनरेट किया, इस सिस्टम को एक नाम दिया गया और कहा गया कि क्या है? कार्तीय पद्धत है। तो कार्तीय पद्धत की परिभाषा क्या है भाई? तो कहते हैं एक तल की एक बिंदु, एक तल के एक बिंदु की स्थिति का निर्धारण, स्थिति का निर्धारण करने में प्रयुक्त प्रयुक्त पद्धत को दकार्ते के सम्मान में, दकार्ते के सम्मान में क्या कहा गया भाई? कार्तीय पद्धत भी कहा जाता है। कार्तीय पद्धत भी कहा जाता है। ठीक है जी। तो जो किसी तल पर किसी बिंदु की स्थिति निर्धारण करने के लिए डेकार्ते साहब ने जो पद्धत, जो सिस्टम जनरेट किया था, वह उनके नाम के सम्मान में, एक्चुअल में उसी को हम क्या कहते हैं? कार्तीय पद्धत कहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि सारी बातें आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। तो अगर ये बातें समझ में आ गई है तो इसी बिहार के हम आरंभ करने चल रहे हैं आपका प्रश्नावली 3.1। और 3.1 के प्रश्न बड़े आसान, बड़े सिंपल है, मजा आएगा आपको करने में। तो चलिए फिलहाल इसे नोट कर लीजिए और फिर बढ़ते हैं प्रश्नावली 3.1 की तरफ। तो निरसांक ज्यामिति के बारे में तथा कार्तीय पद्धत के बारे में समझने के बाद साथ में किसी तल पर एक बिंदु की स्थिति निर्धारण करने को समझने के तदुपरांत अब हम प्रश्नावली 3.1 का पहला प्रश्न ले रहे हैं। और यह प्रश्न जो है यह इन्हीं पे आधारित है। क्या कहता है प्रश्न? देखो ध्यान से। कह रहा है कि एक अन्य व्यक्ति को आप अपने अध्ययन मेज पर, अध्ययन मेज का मतलब स्टडी टेबल जो होता है, अध्ययन मेज पर रखे टेबल लैंप की स्थिति किस तरह बताएं। मान लीजिए कि जिस रूम में आप पढ़ते हैं और जिस पे बैठ के आप पढ़ रहे हैं वो आपका चेयर है, और जिस पे आपकी कॉपी किताब रखी जाती है वो हमारी क्या? स्टडी टेबल है। उस पर क्या हुआ है कि आपका एक टेबल लैंप रखा हुआ है। अब कोई दूसरा व्यक्ति आया, अब आपको उसकी स्थिति बतानी है, तो कैसे बताओगे भाई? सर्वप्रथम आप क्या करिए, एक टेबल बना लीजिए। और ये देखिए हमने एक टेबल बना लिया है और उस पर एक टेबल लैंप रखना है। तो सर्वप्रथम हम क्या करते हैं? टेबल लैंप को कोई एक बिंदु मान लेते हैं। तो हमने वो बिंदु मान लिया क्या है? टी है। तो चलिए यहाँ पे इसका हल क्या करते हैं? जो हमने माना है वही लिखते हैं। हमने कहा यहाँ पे माना, माना, माना टी बिंदु एक टेबल लैंप है, टेबल लैंप है जो जो अध्ययन मेज पर, अध्ययन मेज पर रखा गया, जो अध्ययन मेज पर रखा गया है। अन्य व्यक्ति को इसकी स्थिति बताने के लिए, बताने के लिए आपने क्या कहा भाई? अब आप क्या करोगे? तो वही किसी तल पर एक बिंदु के स्थिति निर्धारण वाला कंसेप्ट यहाँ पर लगाओगे तो हमारा यह टेबल एक क्या हो जाएगा? तल हो जाएगा। तो स्थिति बताने के लिए टेबल
एक तल है और उस पर रखा लैंप एक बिंदु है, उस पर रखा लैंप एक बिंदु है। ठीक, अब हमें इसकी स्थिति बताने के लिए क्या करनी पड़ेगी, दो लंबवत रेखा लेनी पड़ेगी। तो दो लंबवत रेखा कैसे लोगे, तो देखो इस टेबल का एक कोर यह हो गया, एक कोर यह हो गया। अब इन दोनों कोरों में यह कोर बड़ा है, यह कोर क्या है, छोटा। तो हमने क्या किया, बड़े कोर से इस बिंदु पर एक लंब गिराया कुछ इस प्रकार से। ठीक, उसके बाद से छोटे कोर द्वारा इस पे एक लंब गिराया गया कुछ इस प्रकार से, ऐसे गिरा दिया। अब हमने क्या कहा, माना हम मान लेते हैं कि बड़े कोर से लैंप के बीच की दूरी जो है वो हमने कह दिया 25 सेंटीमीटर। अपने पास से हम मान रहे हैं, कुछ भी मान सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा, यह कुछ भी माना जा सकता है। और छोटे कोर से इस लैंप की दूरी हमने कह दिया 45 सेंटीमीटर। कितना कह दिया हमने, 45 सेंटीमीटर। ठीक, तो अब यही हम कह रहे हैं कि अब टेबल एक तल है और उस पर रखा लैंप एक बिंदु है। तो लैंप की स्थिति के लिए, लैंप की स्थिति के लिए बड़े कोर से बिंदु पर एक लंब गिराया तथा छोटे कोर से भी एक लंब गिराया, लंब गिराया। माना माना बड़े कोर से बिंदु टी की दूरी, बड़े कोर से बिंदु टी की दूरी 25 सेंटीमीटर तथा छोटे कोर से 45 सेंटीमीटर की दूरी पर है या दूरी पर स्थित है। तो दूरी पर स्थित है तो बिंदु टी की स्थिति क्या होगी, तो यहां से यहां तक 25 और यहां से यहां तक कितना हो गया 45, तो ये हो जाएगा 25 कमा 45। तो बिंदु टी की स्थिति, टी की स्थिति 25 कमा 45, या अगर हम इसे पलट दें, इसको घुमा दें, तो इसकी स्थिति 45 कमा 25 भी हो सकती है, तो या 45 कमा 25 होगी। और यही हमारा क्या हो जाएगा भाई, आंसर हो जाएगा। तो देखें कितना आसान है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको आसानी से समझ में आ गया होगा, इसमें कुछ खास नहीं था। तो आप सरलता से क्या करो, इस कोर से एक लंब गिरा दो और इस कोर से एक लंब गिरा दो, और मान लो कि इस कोर से यहाँ तक की दूरी है 25 सेंटीमीटर, यहाँ तक दूरी क्या है 45 सेंटीमीटर। तो जाहिर सी बात है इसकी स्थिति क्या होगी, इसकी स्थिति होगी 25 कमा 45। अगर ऐसे देखोगे तो 25 कमा 45, अगर इसे रोटेट करोगे, घुमा दोगे, तो यह आपका चला जाएगा यहाँ पर और यह आ जाएगा यहाँ पे, तो इसकी स्थिति क्या आ जाएगी 45 कमा 25 भी हो सकती है। तो हम कह सकते हैं कि इसकी स्थिति 45 कमा 25 भी होगी। कब, जब हम इसे क्या कर देंगे, घुमा देंगे। तो क्लियर है ना। तो दोनों में से कोई भी हो सकते हैं, या इधर से देखोगे तो इसका स्थिति 25 कमा 45 होगा, उधर से देखोगे तो इसकी स्थिति क्या होगी 45 कमा 25 होगी। क्लियर, समझ में आ रहा है, बहुत आसान है, बड़ा सिंपल है। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 1 इसका कर लिया। तो चलिए इसे नोट करिए, उसके बाद से हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। कैसा लग रहा है वीडियो भाई, जरूर बताओ, साथ में लाइक करिए और अपने दोस्तों को इससे क्या करिए, इस चैनल से जुड़ने का बहुत बहुत प्रयास करिए। और साथ ही साथ बेटा टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप उस पर जाकर क्लिक करके और जाकर टेलीग्राम के चैनल से जरूर जाइए। तो नोट करिए इसे, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन नंबर 1 करने के बाद अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। अब क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये बहुत शानदार है, देखने में तो बहुत भारी भरकम सा दिखाई देता है, बहुत बड़ा दिखाई देता है, लेकिन क्वेश्चन उतना एक्चुअल में है नहीं। क्वेश्चन बहुत सरल, बहुत आसान है, देखिएगा मजा आएगा आपको, आनंद आएगा इस क्वेश्चन को करने पर,
क्योंकि यह आप ही से संबंधित क्या है प्रश्न, आपके व्यवहारिक दैनिक जीवन से संबंधित प्रश्न है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि सड़क योजना, एक सड़क योजना है। एक नगर में दो मुख्य सड़कें हैं। कोई एक नगर है, उसमें कितने मुख्य सड़कें हैं? दो मुख्य सड़कें हैं, जो नगर के केंद्र पर क्या होते हैं? मिलती है। ये दोनों मुख्य सड़कें जो नगर का केंद्र है, मतलब जो बीच का हिस्सा है, वहां जाकर क्या होती है? मिलती हैं। ये दो सड़कें उत्तर दक्षिण की दिशा और पूर्व पश्चिम की दिशा में है। एक सड़क उत्तर दक्षिण की दिशा में है, दूसरा क्या है? पूर्व पश्चिम की दिशा में है। तो ये जहां दोनों एक दूसरे को काटेंगे वही क्या होगा? केंद्र होगा। नगर की अन्य सभी सड़कें, अब उसके बाद से नगर की जितनी भी सड़कें हैं, इन मुख्य सड़कों के समानांतर परस्पर 200 मीटर की दूरी पे हैं। अब इन दोनों मुख्य सड़कों के समानांतर 200 मीटर की दूरी पे अन्य नगर की सारी सड़कें उपलब्ध हैं या व्यवस्थित हैं। प्रत्येक दिशा में लगभग 5 सड़कें हैं। अब उत्तर दक्षिण में भी 5 सड़कें हैं, अब पूर्व पश्चिम में भी कितने हैं? 5 ही सड़कें हैं। 1 सेंटीमीटर बराबर 200 मीटर का पैमाना लेकर, अब ये पैमाना कहाँ के लिए लिया जाना है भाई? तो एक्चुअल में ये प्रश्न को हम कहाँ पे करेंगे? ग्राफ पेपर पर करेंगे। ग्राफ कॉपी जो आती है आपकी, उस ग्राफ पेपर पर आप इस प्रश्न को क्या करिएगा? करने का प्रयास करिएगा। ग्राफ पेपर पर आप ध्यान से देखेंगे तो उसमें खाने बने होते हैं 1-1 सेंटीमीटर का। तो 1 सेंटीमीटर खाना बराबर आपको कितना मीटर मान लेना है? 200 मीटर मान लेना है। कह रहा है कि प्रत्येक दिशा में लगभग 5 सड़कें, 1 सेंटीमीटर बराबर 200 मीटर का पैमाना लेकर अपनी नोटबुक में नगर का एक मॉडल बनाइए। एक ग्राफ पेपर पे अपने नगर का क्या करिए? मॉडल। किसका मॉडल बनाना है? सड़कों का। ठीक है, सड़कों को एकल रेखा से निरूपित करना है, और जो सड़क है उनको एक सिंगल रेखा से क्या करना है? निरूपित करना है। अब कह रहे हैं कि आपके मॉडल में एक दूसरे से काटते हुए अनेक क्रॉस स्ट्रेट, अब जो आप मॉडल बनाओगे उसमें सड़कें एक दूसरे को क्या होंगी? काटेंगी। और काटेंगे कितना? अनेक जगहों पे काटेंगी, और जहां जहां काटेंगी तहां तहां चौराहा बन जाएगा। ठीक है, चौराहे हो सकती हैं। एक विशेष क्रॉस स्ट्रीट दो सड़कों से बनी है, और जो भी आपका क्रॉस स्ट्रीट है, मतलब जहां पे चौराहा उपस्थित है, वह चौराहा दो हमारे क्या है? सड़कों से मिलकर बनी है, जिनमें से एक कहाँ जा रही है? उत्तर दक्षिण की दिशा में, और दूसरा कहाँ जाएगी? पूरब और पश्चिम दिशा में। प्रत्येक क्रॉस स्ट्रीट का निर्देशन, अब इसकी स्थिति, जो भी चौराहे हैं उनकी स्थिति बता रहा है, का निर्देशन इस प्रकार किया जाता है। यदि दूसरी सड़क उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है और पांचवी सड़क पूर्व पश्चिम दिशा में जाती है, तो एक क्रॉसिंग पर मिलती है, और तब इस क्रॉस स्ट्रीट का जो मान होगा वो कितना कहोगे? 2,5 कहेंगे। इसी परंपरा से यह ज्ञात कीजिए कि कितने क्रॉस स्ट्रीट 4,3 माना जा सकता है, और कितने क्रॉस स्ट्रीट आपको 3,4 माना जा सकता है। तो ये बात आपको यहाँ पे क्या करनी है? समझनी है। अब कैसे हम समझे? तो चलो इसका सॉल्यूशन करते हैं। इसका सॉल्यूशन बहुत आसान है। कैसे करोगे आप? तो इसका हल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आपको जो पता होनी चाहिए वो पता होनी चाहिए दिशाएं। क्या आप दिशा का बोध है आपको? अगर नहीं है तो आप दिशाएं देख लीजिए। हमारी दिशा इस प्रकार से दो ऊर्ध्वाधर या दो लंबवत रेखाओं के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अगर ध्यान से आप समझने का प्रयास करें तो आपको अगर पता हो तो भी अच्छी बात है, नहीं पता है तो ये जो ऊपर का हिस्सा यह हमारी उत्तर दिशा है, नीचे वाली जो है हमारी दक्षिण दिशा है, यह जो हमारी है पूर्व दिशा है, पूर्व है, और ये हमारी क्या है? पश्चिम दिशा है। ठीक है, उत्तर को हम क्या करते हैं? नॉर्थ, दक्षिण को क्या कहेंगे? साउथ, पूर्व को कहेंगे ईस्ट, और पश्चिम को करेंगे वेस्ट। क्लियर है? ये हमारी दिशाएं हो गई। अब अगर ये दिशा हो गई तो सबसे पहले चलो, एक नगर में दो मुख्य सड़कें जो नगर के केंद्र पे मिलती है, ये दो सड़कें उत्तर दक्षिण की दिशा और पूर्व पश्चिम की दिशा में है। तो एक सड़क है बाबू, यहाँ ध्यान से बना रहा हूं मैं, खूब ठीक से देखना। एक सड़क हमारा ऐसे है और एक सड़क हमारा ऐसे। मैं छोटा ही बना रहा हूं, आप बेकायदे अपने ठीक से बनाइएगा उस पर। ठीक है, यह हमारी पहली सड़क हो गई जिसकी दिशा हो गई उत्तर दक्षिण, मतलब नॉर्थ और साउथ की तरफ। और ये हमारा दूसरा होगा पूर्व पश्चिम वाला, तो ये हो गया हमारा वेस्ट, और ये हो गया हमारा ईस्ट। और यह इसका क्या है? केंद्र है, जो केंद्र हमारा नगर का क्या कहलाएगा? आपका मध्य भाग कहलाएगा। ठीक है जी, अब आगे। अब कह रहा है कि आपको एक पैमाना मानना है। यहाँ पे माना माना 1 सेंटीमीटर बराबर 200 क्या भाई? मीटर।
यह आपको पैमाना मान के चलना है। ठीक है, अब आपको क्या करनी है, कह रहा है कि एक एक दिशा में 5-5 सड़कें हैं जो 200-200 मीटर की दूरी पर उपस्थित है। तो मतलब आपका उत्तर दक्षिण में भी 5 सड़कें हैं और पूरा पश्चिम में भी 5 सड़कें हैं। तो कैसे आप बनाओगे इसको, तो समझिए, हमने कहा कि इस मेन वाले से 200 मीटर की दूरी पर, मतलब एक खाना, जो आपका ग्राफ में एक खाना होगा जिसको आपने कितना माना है, 200 मीटर माना है, तो एक सड़क ये हो गई और वहीं पे एक सड़क ये हो गई, दो सड़कें हो गई जो एक दूसरे से 200-200 मीटर की दूरी पर उपस्थित है। और 3 सड़कें मैं इधर बना लेता हूँ, 5 सड़क हमको बनाने हैं। एक सड़क मान लीजिए ये हो गया और एक सड़क हमारा ये हो गया, एक सड़क और बना लें। आप जब बनाएंगे तो यह सब एक समान एक बराबर बनेंगे, क्लियर ना। तो ये आपने बना लिया, एक सड़क हमारी ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। नाम दे दो, 1 2 3 4 और ये हो गया 5। ध्यान रखना कि जो मेन सड़क है उसका नामकरण नहीं करते, वो आपके इस सड़क में नहीं आएगा। मेन सड़क के बाद 5 सड़कें हैं, ये हमारे इसमें आएंगे। तो ये आपने क्या किया, उत्तर और दक्षिण में 5 सड़कों का निर्धारण यहाँ पे आपने कर दिया। अब कह रहे हैं कि पूरा पश्चिम में भी हमारी कितनी सड़कें हैं, 5 सड़कें हैं। तो बनाइए, इसके समानांतर मान लो कि एक सड़क ये हो गया, एक सड़क ये हो गया, एक सड़क और बना लो ऐसे, जो एक दूसरे से 200-200 मीटर की दूरी पे है। आप एक एक खाना बराबर एक सड़क बनाइएगा, ठीक है, और 2 सड़कें और इधर बना लो, 5 आपके हो जाएंगे। ऐसे हमने कहा, क्लियर है। अभी हमारे सड़कें बनके क्या हो गई, तैयार। अब इसका भी नामकरण कर लो, ये हो गया आपका 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4 और ये हो गया हमारा 5। मैं थोड़ा एक काम करता हूँ, इसको थोड़ा सा यहाँ पे, नहीं तो जगह कम पड़ जाएगा। हमने इस तरीके से यहाँ पे सड़कों का निरूपण कर लिया, ये आ गया। अब पहला यहाँ पे क्या कह रहा है, ये ध्यान से देखना, यहाँ पे आओ। कह रहा है कि यदि दूसरी सड़क उत्तर दक्षिण दिशा, तो दूसरी सड़क तो ये है भाई उत्तर दक्षिण दिशा के में जाती है और 5वीं सड़क पूर्व पश्चिम दिशा में, तो 5वीं कहाँ है हमारी, यह वाली है। तो दूसरी सड़क उत्तर दक्षिण और 5वीं यह वाली, यह बिंदु कह रहा है 2,5 को प्रदर्शित करता है। किसको प्रदर्शित करता है भाई, 2,5। तो इसी आधार पे आपको 2 प्रश्नों का जवाब देना है। यहाँ पहला आपसे कहा गया है कि कितनी क्रॉस स्ट्रीट 4,3 को प्रदर्शित करेगी, मतलब चौथे नंबर की सड़क कहाँ जाएगी, उत्तर दक्षिण में, और तीसरे नंबर की सड़क कहाँ जाएगी, ये जाएगी आपका पूर्व पश्चिम में। तो चौथे नंबर की सड़क तो ये हो गई भाई, यह वाली, ये हमारी जा रही है। और तीसरे नंबर की सड़क कहाँ गई हमारी, पूर्व पश्चिम में, तो यह वाली हो गई। ये कहाँ काट रही है, यह आपका यहाँ आगे काट रही है, देखो इस बिंदु पे। क्या इसके बाद भी चौथा तीसरा कहीं काट रहा है, तो कहीं नहीं काट रहा है। तो यहाँ हमारा मान बन के आ गया 4,3। ठीक, कितनी है, केवल और केवल एक है। उसी प्रकार से 3,4, तीसरी सड़क आपका उत्तर दक्षिण में, तीसरी सड़क तो ये हो गई, और चौथी सड़क पूरा पश्चिम, तो चौथी हमारी ये हो गई। तो ये कहाँ पे काटेगी, यहाँ पे, ये वाला बिंदु पे। तो इसका मान कितना है भाई, तो यह हमारा आ गया 3,4। अब ध्यान से देखो, चार चौथे नंबर की सड़क और तीसरे नंबर की सड़क यह एक जगह काट रही है, और तीसरे नंबर की सड़क और चौथे नंबर की सड़क यह भी केवल और केवल एक ही जगह काट रही है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि कितनी क्रॉस स्ट्रीट को 4,3 माना जा सकता है और कितनी क्रॉस स्ट्रीट को 3,4 माना, ये दोनों स्थितियों में केवल और केवल एक क्रॉस स्ट्रीट को माना जा सकता है। तो आंसर आप लिखोगे कि केवल एक क्रॉस स्ट्रीट को 4,3 माना जा सकता है। सेम इसी प्रकार से अगर हम दूसरा का जवाब दें इसका, तो दूसरा हमारा किसके बारे में बात कर रहा है, तो दूसरा कह रहा है 3,4 का। इसके लिए भी यही बात लिखोगे कि केवल एक क्रॉस स्ट्रीट को 3,4 माना जा जा सकता है। और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो देखिए, इतने बड़े क्वेश्चन का जवाब
मात्र एकदम छोटा सा प्यारा सा है और इस तरीके से हमारा आंसर क्या होता है यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। तो आज का क्लास कैसा लगा, आज का लेक्चर कैसा समझ में आया, अपने कमेंट में अपनी राय जरूर रखिए। और अगला जो लेक्चर हम लेके आएंगे वहां पे हम क्या निर्देशांक ज्यामिति और कार्तीय पद्धति और कार्तीय तलों के बारे में खूब ठीक से समझने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। और साथ ही साथ आपका जो 3.2 है या इस एक्सरसाइज का या इस चैप्टर का सबसे लास्ट एक्सरसाइज है, और वहीं 3.2 में अगले लेक्चर में हमारा पूरा क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो हम कोशिश करेंगे कि आपको चीजें खूब अच्छे से समझ में आ जाए और खूब ठीक से आप अपनी पढ़ाई भी करें। तो कैसा लगा वीडियो जरूर बताएं और अपने दोस्तों का क्या करिए, शेयर करिए। तो चलिए नोट करें और मिलते हैं बहुत जल्द आपसे अगले लेक्चर में। तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।